नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें देते हैं। साथ ही हो गया है हमारे खास सेगमेंट का एनसीडीएक्स, आईपीएफटी और ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर को लेकर, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। अभिजीत बैनर्जी है, सीनियर मैनेजर कमोडिटी रिसर्च, रेली गियर ब्रोकिंग से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, पहला सवाल स्टील फ्यूचर्स को लेकर होंगे। क्या स्टील इंडस्ट्री से जुड़े लोग कैसे इस फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके अपने प्राइस रिस्क को कम कर सकते हैं? जैसा आपने प्राइसेस में देखा है स्टील मार्केट में भी, जैसे नॉर्मली कमोडिटी मार्केट से हमने देखा वॉलेटिलिटी होती, प्राइस में अच्छी वॉलेटिलिटी देखा हमने लास्ट 2 साल से। अगर मार्च 2022 की बात करें, नवंबर से 42,000 लेवल से हमने 64,000 तक का एक अच्छा अपसाइड देखा, राइट? क्योंकि जब डिमांड उस वक्त धीरे धीरे प्री कोविड लेवल के आसपास आ थी, ऐसे में हमने प्राइसेस में अच्छी तेजी देखी। और चूंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, उस वजह से मार्केट में अच्छा एक बूस्टअप मिला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे सेंट्रल बैंक ने थोड़ा एफर्ट लगाया इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, ऐसे में फिर रेट्स वगैरह में जो पॉलिसीज थे, वो रेट हाइक्स की वजह से मार्केट्स में धीरे धीरे फिर करेक्शन भी आया। और हमने 64,000 लेवल से मार्च 22 के बाद हमने मई 22 तक हमने 12,000 रुपीज का करीब गिरावट देखा। तो मार्केट्स में काफी वॉलेटाइल होने की वजह से हमारे स्टील के कारोबारी इसमें हेजिंग से बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चूंकि इसमें लॉजिस्टिक्स भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में एक्सचेंज एक अच्छा माध्यम है जहाँ पे लोग अपना पोजीशन बना के इसमें क्लियरिंग जो है जल्दी मिल जाती है। जी सर, अगला सवाल मेरा होगा, सर स्टील मार्केट की बात करें अभिजीत जी, तो हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक है। उसके बाद भी हेजिंग के लिए इंडस्ट्री जो यहाँ पर मौजूद जो टूल्स है फ्यूचर्स मार्केट में, जो एनसीडीएक्स पर टूल्स मौजूद है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो अपने प्राइस रिस्क को फिर हेज कहाँ करते हैं? जी, अभी टूल्स में जैसे धीरे धीरे अब लोगों को जैसे काफी अवेयरनेस हो रहा है, एनसीडीएक्स ने काफी अच्छा इसमें अवेयरनेस एक्टिविटी स्टार्ट की है। अब इसमें टूल्स में देखिए 2 टूल्स तक अच्छा रहेगा, जैसे अपार्ट फ्रॉम हेजिंग। टूल्स में जैसे कई बार होता है मार्केट में, जैसे किसी कारण जैसे प्राइसेस, अगर फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स यूज कैसे कर सकते हैं, तो कई बार जैसे हाजिर के भाव से स्पॉट के प्राइस से अगर फ्यूचर सस्ता हो जाता है, तो ऐसे में फ्यूचर्स में ये एक अच्छा पोटेंशियल रहेगा इसको यूज करने का, कि बाई लोग डिलीवरी ले सकते हैं। फ्यूचर्स में बाई किया, अगर स्पॉट से सस्ता है फ्यूचर्स तो ऐसे में डिलीवरी लोग लगा सकते हैं। और अगर वाइस वर्सा देखेंगे, तो अगर भाव बहुत ज्यादा, अगर फ्यूचर्स अगर काफी ऊपर रहते हैं स्पॉट से, तो स्पॉट में लोग खरीद के डिलीवरी लगा सकते हैं। तो ये टूल जो है आगे अच्छा रहेगा स्टील के व्यापारियों को। सर, रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से अगर देखें तो डेरिवेटिव मार्केट की, स्टील के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, उसकी कितनी अहमियत है? हाँ, स्टील के प्रोडक्ट के देखिए वैल्यू रहेगी, क्योंकि देखिए आगे हम लोग जैसे अगर हम लोग हाल ही में कुछ साल पहले ही नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर इंडिया हो गए हैं, यूएस को सरपास कर गया। तो प्रोडक्शन चूंकि आगे देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ने का है। अभी नेक्स्ट 1-2 महीने का मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। तो चूंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट सरप्लस भी रहेंगी, तो ऐसे में मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे। सो ऐसे में और भी लोगों को एक अच्छा इंपॉर्टेंस इस कमोडिटी का, और भी मतलब फ्यूचर मार्केट का अच्छा इंपॉर्टेंस बनेगा आगे इसको यूज करने का हेजिंग हिसाब से, या फिर जो हमने बताया बाइंग या सेलिंग, मतलब डिलीवरी लेने या देने का हिसाब से। तो काफी अच्छा उसमें पोटेंशियल रहना चाहिए आगे की सिनेरियो देखते हुए। और आगे मेरे ख्याल से चूंकि डिमांड बढ़ेगा, अच्छी तेजी बनेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, कई बार प्रॉफिट टेकिंग या दूसरे फैक्टर से मार्केट में मंदी भी देखा जाएगा। तो ये हमें अच्छा मतलब आगे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ना चाहिए स्टील में, स्पेशली व्हेन हम लोग जब नंबर 2 प्रोड्यूसर का स्टेटस हम लोग का हो गया इंडिया का। सर, इतने बड़े प्रोड्यूसर होने के बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्री में अभी तक उस तरह का पेनिट्रेशन यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट की तरफ नहीं दिख रहा है। क्या वजह है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? ये जो पक्ष है, इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हेजिंग के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए? हाँ जी, इसमें वही है, जैसे अवेयरनेस कैंपेन हो रहे हैं, इसको और ज्यादा हम लोग बताएं, इसका यूजेज
और फ्यूचर्स मार्केट में क्या क्या बेनिफिट, ऐसे जैसे कई प्रोडक्ट्स है फॉरेन, जो हम लोग मार्केट की बात करें तो उसमें अच्छा डेवलप हुआ है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। तो वो चीज हमें जैसे हम लोग शोकेस करें मीडिया में, और हम लोग ऐसे कभी एग्जांपल से भी हम लोग समझाए, तो ये जरूरी होगा। और मुझे लगता है जिस तरह भी अच्छा ट्रैक्शन एक बना है, और स्पेशली जब मार्केट में तेजी होती है तो पार्टिसिपेशन बढ़ने के चांस होते हैं, तो ये एक अच्छा सिनेरियो है, हमें एनकैश करना चाहिए। नेक्स्ट आने वाले अगर कुछ हफ्तों में या महीने में हम लोग इस पर जितना ज्यादा अवेयरनेस जनरेट कर पाए, तो रियली ये इस इंडस्ट्री के हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई यहाँ पर हेज करने के लिए कोई अगर आ रहा है, कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ रहा है, अगर उनका फिजिकल में उनका एक्सपोजर है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कीमतें प्रभावित होती है, और वो अपने जो रिस्क मैनेजमेंट की जो तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, और ताकि सारे फैक्टर्स का भी उनको ध्यान रखना है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो स्टील प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं? ओके, हाँ, सबसे पहले देखिए पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी चेंजेस होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड, इसमें काफी अच्छा खासा मूवमेंट आता है, वो ध्यान रखना चाहिए, वो ट्रैक रखना चाहिए। सप्लाई डिमांड सिनेरियो क्या है उसका, जैसे हर एक साल का या हर एक में भी 2-3 महीने का, एक क्वार्टर का एक असेस करके चलें, या ट्रैक रखें, या जो रिपोर्ट है उनको प्रॉपर ध्यान रखें कि कितना है। अगर मान लीजिए हम लोग का अगर अभी का सिनेरियो देखें, हम लोग नंबर 2 प्रोड्यूसर हो रहे, आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने वाली है, तो नॉर्मली हम लोग को जहां तक लग रहा है कि स्पेशली चाइना, आप देखिए चाइना में थोड़ा स्लगिशनेस आ गया है, तो ये है कि इंडिया ही अच्छा, हम लोग का इंडिया ही मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में लीड करेगा। तो ऐसे में एक हिंट एक आ रहा है या फ्यूज मिल रहा है हमें कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकता है। तो अगर तेजी का सिनेरियो है तो क्या, तो उसे आपसे लोगों को प्लान करके चलना चाहिए। अगर तेज पहले होगा, तो अगर फ्यूचर्स मान लीजिए ज्यादा बढ़े तो अगर डिलीवरी लगाने से फायदा है, तो ये सब कैलकुलेट करना चाहिए। तो डिमांड सप्लाई सिनेरियो, पॉलिसी चेंजेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यूएस या चाइना में प्रोडक्शन सिनेरियो क्या है, ग्लोबल डिमांड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये सब कई चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। और करेंसी मूवमेंट भी ट्रैक रखना जरूरी होगा। यानी करेंसी मूवमेंट के अलावा आपको ग्लोबल डिमांड सप्लाई का सिनेरियो क्या है, किस तरह की डिमांड वहां पे ग्लोबली है, डोमेस्टिक डिमांड किस तरह की स्थिति है, साथ ही सरकार की पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी किस तरह की पॉलिसीज है, इन बातों का ध्यान रखें। फिर आप उसके बाद फिर फैक्टर आता है कि आप अपने रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। प्राइस रिस्क, जो आपको भाव में उतार चढ़ाव के जो जोखिम है, उसको वायदा के टूल्स के जरिए कैसे उस रिस्क को कम कर सकते हैं, ये डेरिवेटिव मार्केट का फायदा है। तो स्टील में के अगर फिजिकल आप कारोबारी है, छोटे ट्रेडर भी है, तो आप यहाँ इस प्रोडक्ट को, स्टील फ्यूचर्स के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भाव में जो उतार चढ़ाव का जो जोखिम रहता है, तो यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बना के अपने जोखिम को यहाँ पर कम कर सकते हैं। शुक्रिया अभिजीत जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों को बताया, अवेयर किया, जागरूक किया कि स्टील फ्यूचर्स के क्या फायदे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, रिस्क मिटिगेट करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए कैसे इस टूल्स का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं एसएनओ जंक्शन।